नमस्कार। जे बॉस रिटेल चैनल में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। भारतीय पंचांगों की सीरीज में यह 7वां वीडियो है। कोशिश यही है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातत्व साक्ष्यों, गणितीय काल गणना के आधार पर प्रामाणिक फैक्ट ही आप तक पहुंचाया जाए। आपको जो भी जानकारी मिले वह अधिकतम संभाव्य यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है उसकी ऑथेंटिसिटी की हो। आप भारतीय पंचांगों के विकास यात्रा को सही से समझ सकें। इस एपिसोड में भी प्रसिद्ध विज्ञान लेखक स्वर्गीय गुणाकर मूले के एक आलेख को ही आधार बनाया गया है। गुणाकर मूले जी कहते हैं कि भारतीय पंचांगों पर समय समय पर ज्योतिषियों या शासकों या धर्माचार्यों द्वारा सुधार किए जाते रहे हैं। रिवीजन करें तो हम अभी तक वेदांग ज्योतिष के काल को जान चुके हैं, यानी कि वेदांग ज्योतिष का काल आते आते ऋतुओं का ज्ञान हो चुका था, वार्षिक मौसम चक्र मालूम हो चुका था, तिथि मास नक्षत्र का अध्ययन हो चुका था, 2 मास में एक तिथि का क्षय होगा यह भी हमें जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन वेदांग ज्योतिष तक, या यूं कहें कि ईसा से 4 या 500 साल पहले तक भारतीय पंचांगों में 12 राशियां और 7 वारों का उल्लेख नहीं मिलता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी के बाद बेबीलोन और यूनानी ज्योतिषियों के साथ में भारतीय ज्योतिष मनीषियों के संबंध स्थापित हुए। बौद्धिक स्तर पर यह मित्रता करीब 800 साल चली, यानी कि ईसा से 400 साल पहले और ईसा के बाद 400 साल तक, कुल 800 साल का ये पीरियड रहा जब यूनान और बेबीलोन के ज्योतिष शास्त्र के साथ में भारतीय ज्योतिषियों का अपने जो शोध कार्य था उसके आदान प्रदान का और एक दूसरे के शोधों को मान्यता देने का एक संबंध रहा है। इसके बाद भारतीय ज्योतिष में सिद्धांत युग का प्रवेश होता है। सिद्धांत युग 400 ईस्वी यानी कि 400 एडी से लेकर के 1200 एडी तक माना जाता है। यह करीबन 800 साल का कालखंड है। इसी दौर में 12 राशियों और 7 वारों का पदार्पण भारतीय पंचांग में हुआ। सिद्धांत युग का प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्ट प्रथम द्वारा रचित आर्यभट्टीय था, जिसका रचना काल 499 एडी माना जाता है। यहां तक का सफर पूरा होते होते एक सौर वर्ष यानी कि सोलर ईयर को 365 दिन 0.2422 दिन के बराबर माना गया और एक चंद्रमास 29 दिन पूरे 0.5359 दिन के बराबर माना गया। आर्यभट्ट प्रथम का भारतीय ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय ज्योतिष इतिहास में आर्यभट्ट नाम के विद्वानों के लिए माना जाता है कि ये कम से कम 2 हुए थे। दोनों ही ज्योतिष और गणित के प्रकांड विद्वान थे। पहले वाले आर्यभट्ट का कार्यकाल 476 एडी से लेके 550 एडी तक माना जाता है, यानी कि यह आर्यभट्ट प्रथम वाराहमिहिर के समकालीन थे, जबकि दूसरे वाले आर्यभट्ट का कार्यकाल 10वीं शताब्दी माना जाता है, यानी कि आर्यभट्ट द्वितीय प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञानी ब्रह्मगुप्त के बाद पैदा हुए थे या उनके बाद उनका कार्यकाल आया। आर्यभट्ट द्वितीय द्वारा लिखा गया ग्रंथ महासिद्धांत ग्रंथ भी ज्योतिष सिद्धांत का एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। यहां पर आर्यभट्ट प्रथम के कार्यों की बात करें तो 3 ग्रंथों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। उन्होंने ये लिखी थी। ये ग्रंथ है 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र। आर्यभट्टीय नाम का जो ग्रंथ है ये काफी उपयोगी है, लेकिन इसका नाम खुद आर्यभट्ट प्रथम ने कुछ नहीं दिया था। बाद के गणितज्ञों ने इसको आर्यभट्टीय नाम दिया। जानकारी के अनुसार ये भी है कि उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था
जिसका नाम आर्यभट्ट सिद्धांत था। इस समय उनके इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। उनके इस ग्रंथ का 7वें शतक यानी कि 7वीं शताब्दी में व्यापक उपयोग होता था, लेकिन इतना उपयोगी ग्रंथ कैसे लुप्त हो गया, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। आर्यभट्टीय ज्योतिष ग्रंथ में आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया है। आर्यभट्टीय ग्रंथ में 33 श्लोकों में गणितीय विषय के सिद्धांत हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, इन्होंने 33 श्लोकों में ही गणितीय सिद्धांतों को पूरा कर दिया और 75 जो श्लोक हैं इसमें खगोल विज्ञान संबंधी सिद्धांतों को संपन्न कर दिया और इन्हीं 75 श्लोकों में उन्होंने यंत्रों का भी निरूपण किया है कि कैसे खगोल विज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। उनके द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए समीकरणों का आधुनिक समय में भी उतना ही महत्व बना हुआ है। गणितीय पक्ष में आर्यभट्ट के योगदान की बात करें तो अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग कहते हैं, और गोलीय त्रिकोणमिति उन्हीं के द्वारा दिए गए। यहां दुखद बात यह है कि आर्यभट्ट सिद्धांत अब लुप्त हो चुका है, मगर इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के समकालीन विद्वान वारामिहिर के लेखों में मिलती है। कुछ सदियों बाद गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे विद्वानों की टिप्पणियों से भी ये जानकारी हमें मिलती है। आर्यभट्टी में दिन का प्रारंभ या दिवस की गणना सूर्योदय से होती थी, लेकिन आर्यभट्ट सिद्धांत में दिन की गणना मध्य रात्रि दिवस गणना का उपयोग किया गया। एक तीसरा ग्रंथ जो अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है, यह है अलनंद, परंतु इसका संस्कृत नाम अज्ञात है। संभवतः 9वीं सदी के अभिलेखन में यह फारसी विद्वान और भारतीय इतिहासकार अबू रेहान अल-बरूनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। आर्यभट्ट के योगदान को देखते हुए भारत के पहले उपग्रह उसका नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया था और आर्यभट्ट प्रथम के नाम पर ही नैनीताल के पास में एक वेधशाला है जिसका नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, की स्थापना की गई थी और जहां काफी अच्छा काम हो रहा है। गुणाकर मोले लिखते हैं कि आर्यभट्ट प्रथम के समय से पहले वेदांत ज्योतिष के युग के बाद और सिद्धांत ज्योतिष युग के बीच 5 सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई। इनके नाम हैं सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पुलिस सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत। इन 5 सिद्धांत ग्रंथों की रूपरेखा वारामिहिर ने 505 ईस्वी में यानी कि 505 एडी में अपने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में प्रस्तुत की है। वेदांत ज्योतिष का कैलेंडर सिद्धांत ग्रंथों के कैलेंडर में किस तरह विकसित होता गया, इसकी कुछ जानकारी वारामिहिर द्वारा वर्णित पंच सिद्धांतिका में मिलती है। इससे मालूम होता है कि कुछ सिद्धांत ग्रंथों में युग 5 ही वर्ष का था। जैसा कि वेदांत ज्योतिष के समय में युग 5 वर्ष के माने जाते थे, तो सिद्धांत ग्रंथों में भी कुछ जो सिद्धांत ग्रंथ थे उनमें भी 5 वर्ष का युग रहा, लेकिन आगे बढ़कर के इनका समय लंबा होता चला गया। गुणाकर मूल्य बताते हैं कि महाभारत और रामायण में भी राशियां और वारों का जिक्र नहीं है। दरअसल महाभारत, रामायण और जैन के सूर्य प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथों का कैलेंडर काफी हद तक वेदांत ज्योतिष के कैलेंडर से ही मिलता जुलता रहा है। इन सब में युग 5 वर्षों का और वर्ष 366 दिनों का ही माना गया है। सम्राट अशोक के समय में भी वेदांत ज्योतिष का ही कैलेंडर प्रचलन में था। सम्राट अशोक का कार्यकाल लगभग 250 ईस्वी पूर्व यानी कि 250 बीसी माना जाता है। अशोक के अभिलेखों में उनके शासन वर्षों का उल्लेख है, न कि किसी संवत का। शुंगों और सातवाहनों ने भी किसी संवत का इस्तेमाल नहीं किया है।
तिथि निर्धारण के लिए संवतों का प्रयोग कुषाण और शक शासकों के समय में होने लगा। शक, मालव, गुप्त, हर्ष आदि कई संवतों का संबंध मूलतः ऐतिहासिक घटना से रहा है। गुणाकर मूले जी ये भी कहते हैं कि कलयुग संवत हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसका आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व माना जाता है और हमारे ज्योतिषियों ने इसकी गणना या इसके जो शुरुआत है वो ईसा की आरंभिक सदियों में की होगी, क्योंकि उससे पहले इसका जिक्र उतना नहीं मिल पाता है, ये गुणाकर मूले जी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय ज्योतिष में या भारतीय पंचांगों में सप्तर्षि संवत सबसे पुराना माना जाता है। कश्मीर में से लौकिक संवत भी कहा जाता है। इसके अलावा वर्धमान, बुद्ध निर्वाण, गुप्त, चेत, हर्ष, लक्ष्मण सेन, कोल्लम या परशुराम मालावार आदि संवत भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित रहे हैं, मगर पश्चिमी एशिया में सेल्यूकी संवत का प्रचलन भी लगभग ईसा से 2-3 शताब्दी पूर्व शुरू हो गया था। और सेल्यूकी का संबंध जो है सेल्यूकस से माना जाता है। ये सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आक्रमण करने आया था। किसके साथ? सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के साथ यूनान से चल के भारत आया था और बाद में सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। और यही काल जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौटिल्य यानी कि वो शिक्षक थे जिन्हें हम सब आप लोग जो है चाणक्य के रूप में भी जानते हैं। यही वो दौर है जब यूनान का एक विद्वान मेगास्थनीज जो है भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो यूनान के राजदूत के रूप में 10 साल रहा था। इसके बाद आते हैं जो आज के दो जो प्रचलित संवत हैं, विक्रम संवत और शक संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी में 57 बीसी पहले इसका आरंभ हुआ और शक संवत को हम लोग ईस्वी के बाद यानी कि 78 एडी में शक संवत की शुरुआत मानते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग के रूप में मान्यता दी गई। अगले वीडियो में बात करेंगे हर साल सौर वर्ष कुछ मिली सेकंड कैसे आगे बढ़ रहा है और पिछले 1400 वर्षों में यह करीबन 23 दिन से ज्यादा आगे खिसक चुका है। तो मकर संक्रांति जो अभी 13, 14, 15 जनवरी के आसपास आती है, तो कुछ शताब्दियों बाद मकर संक्रांति जून में आएगी, खूब गर्मी में आएगी, जो अभी जाड़े में होती है। मित्रों, अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ विषय गूढ़ हो सकता है, लेकिन एक बार दो बार में अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो कुछ चीजें आपको बहुत समझ में आएंगी। मैंने आसान रूप में इतिहास को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लोगों का पंचांग धीरे धीरे विकसित हुआ है। ये एक रात में किसी चमत्कार में इस पूरे विज्ञान को हासिल नहीं किया है। ये हजारों मनीषियों, कई ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी साधना का परिणाम है। इसको आप अगर देख रहे हो तो आपको गर्व भी होगा कि हम भारतीय लोग बहुत पहले से ज्ञान विज्ञान में दूसरे देशों से, पश्चिमी देशों से बहुत आगे रहे हैं। लेकिन बीच में हमारे स्वाभिमान को थोड़ा सा कुछ ठेस पहुंची या हम कुछ दब से गए समाज में, तो हम अपनी बातें आगे नहीं रख पाए, जिनकी वजह से हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान जो था वो पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ गया। लेकिन फिर उम्मीद की जा रही है कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी, स्वाभिमान जगेगा। जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।